यूक्रेन के ओडेसा पर ड्रोन स्ट्राइक जारी है। मिसाइल और ड्रोन अटैक और बढ़ा दिए गए हैं रशिया की तरफ से। सिविलियन इलाके पर बमबारी, रिहायशी क्षेत्रों में भी हमले जारी हैं। ओडेसा में 11 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी। अपार्टमेंट और किराना स्टोर भी ध्वस्त किए गए हैं। तो पुतिन का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ है कि हमले की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। हमले किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिहायशी इलाकों की। सिविलियन इलाकों में भी हमले जारी। और रूस के हमलों से ओडिशा में तबाही हुई है। रिहायशी इमारतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। ओडिशा में रिहायशी इमारत तबाह, डाकघर और कई गाड़ियां भी ध्वस्त हुई हैं। मकानों और दुकानों की इमारतें नष्ट हुई हैं। तो ये तीन बड़ी खबरें, तीन तस्वीरों के साथ। खेतों में बमबारी की गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद ड्रोन इस खेत में गिरता है और जबरदस्त धमाका होता है और अपार्टमेंट और कई स्टोर ध्वस्त हुए हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमले में, रूस के हमलों में ओडिशा में ही भारी तबाही हुई है। सड़कों पर आप देखिए गाड़ियों में आग लगी हुई है। तो ओडिशा को टारगेट किया गया, चेरनीहिव को टारगेट किया गया लगातार रूस की तरफ से। और पुतिन के प्रतिशोध की क्या तैयारी है और किस तरीके से यूक्रेन पर बड़ी कयामत इस वक्त टूट पड़ी है, जानने के लिए चलते हैं प्रगति के पास। बिल्कुल रवि, और एक एक वो तस्वीर भी दिखाएंगे स्थानों के साथ जहां पर तबाही मचाई जा रही है। सबसे पहले पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं, चेरनीहिव में हमले हुए हैं। ड्रोन हमले में किसान की मौत की खबर है। इधर मवेशी फार्म पर ड्रोन से बमबारी की गई है। लॉजिस्टिक साइट भी तबाह की गई है। ये रही चेरनीहिव की जानकारी। अब बात ज़ेपोरिज़िया की करते हैं। यहाँ पर सिविलियन लोकेशन पर बमबारी की है। इससे जुड़ी थोड़ी देर पहले तस्वीरें आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर। अपार्टमेंट ध्वस्त होने से 15 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा गाड़ियां ध्वस्त हो गई हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। अब खबर ओडेसा की। ओडेसा में भी हमले हुए हैं और नेवी ड्रोन से ट्रेनिंग शिप पर हमला किया गया है। अंडर वाटर अटैक से भीषण तबाही यहां पर भी मचाई गई है। इसी कदर निप्रो में स्कंदर मिसाइल से हमले किए गए हैं। यूएन के मानवीय सहायता डिपो ध्वस्त किए गए हैं। राहत सामग्री और दवाइयां बर्बाद कर दी गई हैं। खार्किव की जानकारी, रूस की ड्रोन यूनिट पर अटैक, ड्रोन टुकड़ी तहस नहस कर दी गई है। यहां पर भी इसी तरीके से हमले हुए हैं। कोस्तियान नफका की बात करें तो सैन्य ठिकानों पर बमबारी यहां पर भी हुई है। यूक्रेन का एयरफील्ड तबाह कर दिया गया है और यहां पर भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और रूस ने कहा है कि यूक्रेन में सर्वनाश होना तय है। रूस की तरफ से बात कही गई। अगला प्रहार और भी दर्दनाक होगा, ये रूस ने कहा है। यूक्रेन पर रशियन एक्सपर्ट्स ने ये संकेत दिए हैं। रूस का सब्र टूट गया है, अब कयामत तय है। तो देखिए, ये रूस की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए गए पिछले दिनों, उसके बाद से लगातार यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, ये बात तो तय है कि प्रतिशोध होना था। ये बात तो पहले से ही हम समझते थे कि पुतिन का आक्रमण यूक्रेन को, कीव को अब झेलना है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और ये कितना लंबा खींचेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? मतलब कब जाकर ये प्रतिशोध पूरा होगा, या ये मान लिया जाए कि कुछ फाइनल असॉल्ट वाली बात अब करने वाले हैं पुतिन? देखिए, इसके बावजूद कि जंग बहुत लंबी खिंचती जा रही है, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी इस हद तक बढ़ी है कि 2 दिन पहले आपने देखा कि रूस की तरफ से सभी देशों से ये अपील की गई कि वो कीव से अपने डिप्लोमेट्स को हटा लें, क्योंकि अब वो कीव पर ज़्यादा बड़े और भारी तरीके से अटैक करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री के बीच में भी बातचीत हुई थी। इसके बाद रूस की तरफ से ऑर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। माना जाता है कि नॉन न्यूक्लियर मिसाइल कैटेगरी में ऑर्सेनिक सबसे अधिक विध्वंसक मिसाइल के रूप में गिना जाता है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और रूस की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर यूक्रेन बाज नहीं आता है तो वैसी स्थिति में और अधिक बड़े हमले होंगे, जिसकी भारी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ सकती है। तो यूक्रेन किस बात से बाज नहीं आ रहा, तो वो यही कि यूक्रेन के पास यूरोप की मदद से आज की तारीख में ड्रोन की काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्धता हो गई है। और कभी कभी तो यूक्रेन की तरफ से एक दिन में 1000 से 1500 तक ड्रोन रूस को टारगेट करके छोड़े जाते हैं, जो एक मैसिव अमाउंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूस ने दरअसल इस बीच में चुपके खार्किव के
और ज़पोरिजिया के कई और ज़मीनी इलाकों पर अपना कब्जा हासिल कर लिया है। तो जंग अभी फिलहाल इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। ज़ेलेंस्की की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से मदद भी मांगी गई है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला भी देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से भीषण तबाही जारी है। रशिया के डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है, रूस की फौज का रडार सिस्टम तबाह किया गया है और सैन्य काफिले की गाड़ी को भी ध्वस्त किया गया है। तमाम तस्वीरें इससे जुड़ी सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। और वहीं रूस के वोरोनेज में भीषण बमबारी हुई है। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से हाहाकार मचा हुआ है। भीषण विस्फोट से थर्रा उठा वोरोनेज और हमले रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक तरफ यूक्रेन की तरफ से हमले जारी हैं, रशिया की फौज पर प्रहार किया गया है, और दूसरी ओर हमले यूक्रेन की तरफ से तो हो ही रहे हैं, लेकिन रशिया की तरफ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। क्योंकि रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि छात्रावास पर जो हमला हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, और उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब यूक्रेन के टारगेट की जानकारी आपको देते हैं। नेबो एसवी रडार स्टेशन, रूस की फौज पर भी प्रहार किया गया है। वो कौन कौन से स्थान? कमांड एंड स्टाफ गाड़ियों पर टारगेट किया गया, इन पर भी हमले हुए हैं। इतना ही नहीं, बुक M2 डिफेंस सिस्टम पर भी टारगेट। रूस के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया है। वेपन फैक्ट्रियों पर बमबारी की गई है। प्लान क्या है? रूस की फौज को ठकाने की रणनीति तैयार की जा रही है। लॉजिस्टिक्स और अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए यूक्रेन ने हमले किए हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, यूक्रेन के हमले बता रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अड़े हुए हैं। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अमेरिका खुद ईरान युद्ध में उलझा हुआ है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ज़ेलेंस्की को हथियार दे पाएगा इस पूरे हालात के बीच? हाँ देखो, बिल्कुल आपको प्रगति बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मगर इसमें 3-4 बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो लड़ाई है रशिया यूक्रेन की, वो करीब करीब अब 4 साल से ज़्यादा हो गई। जो 20% रूस ने इलाका ले लिया है, वहाँ पर बाय एंड लार्ज स्टेलमेट है। मगर अब हो क्या रहा है, इंटेंसिटी इसकी बढ़ी है। ड्रोन और मिसाइल से दोनों तरफ हमला हो रहा है। जो रूस भी बड़े हमले कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो ऑर्सनिक का इस्तेमाल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है मेन सिटीज़ में, कीव में भी, खारकीव में भी, उड़ीसा में भी। मगर ये सच्चाई है कि अब लास्ट करीब 6 महीने से यूक्रेन भी बहुत पलटवार कर रहा है, और यूक्रेन ने जो इसके मिसाइल और जो उसके बाद ड्रोन, स्पेशली ड्रोन का भंडार उसने खुद बनाया है। ज़्यादातर जो ड्रोन अब इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है, और वो मिडल जो सेंट्रल रशिया वहाँ तक जा पा रहे हैं, और वो एक प्रकार सप्लाई चेन को हिट करें, कम्युनिकेशन कमांड स्ट्रक्चर को, इनके जो लॉजिस्टिक डिपोज हैं उन पे भी हमला किया जा रहा है। तो एक प्रकार से ये कहना गलत होगा कि रूस का ही हमला कर पा रहा है यूक्रेन पे, यूक्रेन पलट नहीं वार कर रहा। मुझे लगता है दोनों तरफ से हमले बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। ये सच्चाई है जो आपने इशारा किया कि काफ़ी मदद जो यूक्रेन को अमेरिका से मिलती है, नाटो से, और अमेरिका क्योंकि अब अमेरिका ईरान की लड़ाई में इन्वॉल्व है, क्या वो उतनी मदद कर पाएगा? स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम जो पेट्रोइट और थर्ड सिस्टम है, उसकी कमी हो रही है यूक्रेन को। मगर अभी भी यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन अपने जो ड्रोन जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस के हैं वो ऐसी जगह पर हिट कर रहा है रूस के, जहां इट हर्ट्स रशिया। तो मुझे लगता है कि लड़ाई इतनी जल्दी ना रुकेगी, इसकी तीव्र गति बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, नुकसान तो कहीं से भी रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी तब है जब इतने वर्ष बीत चुके हैं इस जंग को। रूस के रणनीतिक रूट पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री फेडोरोव की चेतावनी सामने आई है। फ्रंटलाइन यूनिट को हथियार खरीद की छूट है। यूक्रेन की फ्रंटलाइन यूनिट के $5 अरब का उसको बजट मिला है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए।
तो किस तरीके से रूस ब्लॉकेड लगा रहा है, और एक तरीके से आप देखिए, एक तो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा इस वॉर में नुकसान पहुंचाकर किसी तरीके से जेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि इसमें जेलेंस्की का काउंटर प्लान क्या है। सवाल यह भी है कि पुतिन इस पूरे टारगेट को कब तक हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि युद्ध कल्पना से अधिक लंबा खिंच चुका है। तो रूस का लॉजिस्टिक ब्लॉकेड और जेलेंस्की का वॉर प्लान एक एक करके समझते हैं। पहली बात यह, जेलेंस्की का वॉर प्लान क्या है, तो रूस के लॉजिस्टिक रूट पर बमबारी करना एक योजना में शामिल है। दूसरा, रसद और सप्लाई लाइन तहस नहस करना ताकि कमी पैदा की जा सके सपोर्ट की। और तीसरा, रशियन फौज का लॉजिस्टिक सिस्टम को तबाह करना। लगातार ऐसे हमले किए गए हैं, यहां तक कि रिफाइनरीज को भी इसी तरह से टारगेट करके कहीं ना कहीं सप्लाई को बाधित करने का प्रयास किया गया है। रूस की सेना का लॉजिस्टिक लॉकडाउन और लक्ष्य यह है, और सप्लाई चेन टूटने से रूस का सैन्य अभियान कमजोर पड़ेगा। रणनीतिक रूट पर ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं, वेपन फैक्ट्रियों पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है? रूस की फौज को बैकफुट पर लाना, पुतिन को वार्ता की टेबल पर लाना, ये सारे इसके मकसद हैं। सवाल यह है कि कौन किसको टेबल पर ले आएगा, क्योंकि यही योजना लगभग रूस की भी है, ताकि किसी तरीके से यूक्रेन को कीव को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाए। और लगभग ऐसा ही एक काउंटर प्लान जेलेंस्की का, जैसा हमने आपको बताया, और वो कोशिश कर रहे हैं लॉजिस्टिक के तौर पर कमजोर करने के लिए। अतुल भारद्वाज सर, कितना पॉसिबल है, कितनी कैपेसिटी यूक्रेन की नजर आती है? ये प्लान तो बढ़िया है युद्ध के हिसाब से देखें, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये प्रोसेस या ये प्रक्रिया यूक्रेन 4 साल से ज्यादा समय से अपना रहा है। रूस की स्ट्रेंथ में कोई खास कमी नहीं आई है। रूस का जो ऑक्यूपेशन है यूक्रेन में, उसमें कहीं कोई बहुत कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ोतरी ही हुई है। कितना फिजिबल है ये वॉर, या फिर ये मान लिया जाए कि एक गुरिल्ला वॉर की तरह लड़ रहे हैं जब तक लड़ पाए? देखिए, ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन है जो इतनी लंबी खिंच गई है, आप देख रहे हैं। और रूस जो कि एक सुपर पावर जैसा माना जाता था इन मिलिट्री टर्म्स, आई वुड से, वो आज तक अभी तक यूक्रेन को अपने घुटनों पे नहीं ला पाया। और उसका एक वजह ये है क्योंकि यूरोप उसके पीछे खड़ा है, नेटो यूक्रेन के पीछे खड़ा है, और ये वॉर बेसिकली यूक्रेन और नेटो और रशिया की वॉर चल रही है। तो इसको चलते हुए देख के ये बड़ा मुश्किल है रशिया के लिए। डिसाइसिव विक्ट्री इसमें आना रशिया के लिए बहुत मुश्किल है। आज की अगर तारीख में अगर देखेंगे तो डिसाइसिव विक्ट्री वॉर में केवल आप तब ले सकते हैं जैसे इजराइल ने गाजा पे ली, जहां पर आपकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। अदरवाइज अगर आप एक नेशन स्टेट के साथ डील कर रहे हैं जिसके पास बहुत सारी बैकिंग है पीछे से, उसको एब्सोल्युटली डिफीट करना बहुत ही कठिन हो गया है आज के दौर में, क्योंकि आज के लेकिन सर, यूक्रेन की जो नीति रही है इस युद्ध में, सिर्फ लॉजिस्टिक्स या एक तरीके से जो बैकअप सपोर्ट है उसको डिस्टर्ब करके वो क्या कंसिडरेबल अचीवमेंट हासिल कर सकता है इस वॉर में रूस के खिलाफ? जमीन पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रूस एक बहुत बड़ा देश है। रूस की सप्लाई लाइंस को टारगेट करना इतना आसान नहीं है। रूस के पास लैंड रूट्स भी हैं जिसके थ्रू वो अपनी सप्लाई लाइंस मेंटेन रख सकता है। चीन से उसका बहुत बड़ा एक जो लैंड लाइन ऑपरेट करती है, रेलवे लाइन ऑपरेट करती है, उसके थ्रू वो जो है वो अपनी सप्लाई लाइंस उसकी चल रही हैं। इसके क्योंकि सबसे बड़ा उसके पास बैकिंग जो है इस वॉर को चलाने के लिए वो ये है चाइना। चाइना जहां तक उसको, जब तक उसको ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज देता रहेगा रूस को, जब तक उसका ऑयल खरीदता रहेगा, रूस को एकदम सप्लाई लाइंस बंद करना या रूस को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। यहाँ कॉन्स्टेंटिनिवका में एयरपोर्ट पर अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल रशिया ने हवाई हमलों से तबाही मचाई हुई है। मिसाइल अटैक बढ़ा दिए गए हैं, ड्रोन हमले बढ़ा दिए गए हैं, एयर स्ट्राइक बढ़ा दी गई है, जिसकी एक एक कर तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बड़ी बात यह है, इंटेंसिटी भी बढ़ा दी गई। और इस बीच यूक्रेन के हमले लगातार जारी है। रूस पर विध्वंसक हमला किया है यूक्रेन ने। क्रास्नोदर में बंदरगाह को टारगेट किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले ने यहां पर तबाही मचाई है। और कीव में हुई तबाही पर जेलेंस्की ने खत लिखा है, पत्र लिखा है, और जेलेंस्की ने अमेरिका से सैन्य मदद मांगी है। ट्रंप को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। यूएस से बैलिस्टिक मिसाइलों की मांग की गई है। ये कीव का सबसे मुश्किल वक्त है, ये भी जेलेंस्की ने कहा। तो रूस की बमबारी से यूक्रेन में कयामत। जी हां, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम चाहते हैं जेलेंस्की, ताकि रूस के हमलों को वो रोक सके। जेलेंस्की ने पैट्रियट के लिए ट्रंप से मदद मांगी है। रूस अब बड़ा
हमला करेगा, यह भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। पैट्रियट ही हमलों को कब एक तरीके से बचाव है, वही रक्षा कर सकता है एक डिफेंस सिस्टम के रूप में, यह ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है। तो देखिए ज़ेलेंस्की का पत्र, उसे डिकोड करते हैं। क्या कहा गया है ज़ेलेंस्की के द्वारा? मांग क्या है? पैट्रियट इंटरसेप्टर्स चाहिए ज़ेलेंस्की को। इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? बैलिस्टिक अटैक रोकने में मदद, संभावना इस बात की है कि रूस बड़े हमले करेगा। मांग ये की गई है इस पत्र में कि डिफेंस सिस्टम की कमी है, इसे पूरा किया जाए। रूस के हमले खतरनाक होने वाले, इसका सीधा अर्थ यही समझ में आता है। इसके अलावा शांति के लिए डिफेंस जरूरी है, ये मांग की गई है। डील, डिप्लोमेसी का रास्ता इससे निकलेगा, इसलिए ये मांग की गई है। गोला बारूद की जरूरत है, ये भी ज़ेलेंस्की ने कहा है। जवाबी हमले का प्लान तैयार कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, और इसी वजह से तमाम मांगे रखी गई हैं। ज़ेलेंस्की ने क्या मांग की है पत्र में? ट्रंप और कांग्रेस को यह पत्र लिखा है और एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है। इसका मतलब यह है कि यूएस के सभी ग्रुप से उसने गुहार लगाई है ताकि अमेरिका यूक्रेन की तरफ भी देखे, क्योंकि यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को इस बात का डर है कि एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है रूस यूक्रेन के खिलाफ। रूस के एटमी खतरे के बीच फ्रांस की बड़ी तैयारी है। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर सुरक्षा कवच मजबूत कर रहा है। नॉर्वे के पीएम फ्रांस दौरे पर पेरिस पहुंचे, मैक्रों से मिले। फ्रांस और नॉर्वे के बीच परमाणु सुरक्षा पर बातचीत शुरू। अब फ्रांस का न्यूक्लियर चक्रव्यूह क्या है, ये भी समझ लेते हैं। खबर क्या है? रशिया के खतरे के बीच फ्रांस का न्यूक्लियर प्लान एक्टिव है। यूरोप में न्यूक्लियर सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रों, और नॉर्वे भी फ्रांस की परमाणु सुरक्षा पहल से जुड़ेगा। पेरिस में फ्रांस और नॉर्वे के बीच रक्षा समझौता हुआ। इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा है, ये भी जान लेते हैं। यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनेगा। यूरोप अपने लिए पहले से ज्यादा मजबूत होगा। आगे क्या होगा इस फैसले के बाद? यूरोपीय के कई और देश इसमें शामिल हो सकते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस रणनीति का हिस्सा होंगे। वजह क्या है, यह जानना सबसे जरूरी। रशिया को एटमी चुनौती देने की तैयारी, अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से यह चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। मनीष, जिस तरीके से फ्रांस न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, साफ है कैसे टैकल किया जाए रशिया को। नाटो की तरफ से ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि क्रेमलिन की तरफ से एक बयान भी सामने आया था कि पुतिन बात करने को तैयार हैं यूरोप से, लेकिन पहल पुतिन नहीं करेंगे। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, हिंदी में कहावत है ना कि अंधे में काना राजा। तो यूरोप के तमाम देशों के बीच में फ्रांस उन चुनिंदा देशों में से है जिसके पास परमाणु हथियार है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर बात परमाणु हथियारों की होती तो रूस के पास अमेरिका और नाटो के सभी मुल्कों को मिलाकर जितने परमाणु हथियार है उससे ज़्यादा परमाणु हथियार है। तो वैसी स्थिति में अगर फ्रांस को ये लगता है कि नॉर्वे हो, स्वीडन हो या फिनलैंड हो या कोई दूसरे और यूरोप के देश हों, उनको वो उस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत प्रोटेक्ट कर देंगे, तो ये मुझे लगता है कि एक हद तक बचकानी बात है। क्योंकि एक बार जब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा, अगर हुआ तो वैसी स्थिति में फिर मुझे नहीं लगता कि फ्रांस के लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप को बचाने की स्थिति में होंगे। जो दूसरी बात है कि उनका और भी ज़्यादा सिनिस्टर प्लान ये है कि राफेल में न्यूक्लियर वेपन को लोड करके और उसे यूरोप में घुमाया जाए। तो ऐसी स्थिति रूस और यूरोपीय देशों के बीच जो रिलेशन है उसको और अधिक खराब करेगी। बिल्कुल मनीष, जैसा आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया, ये तो असंभव है तुलना करना यूरोप की ताकत, न्यूक्लियर ताकत और रूस की। लेकिन फिर भी फ्रांस एक तरीके से लीडर बनकर उभरना चाहता है शायद, और ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।